Hello students and welcome back in Punya English classes. As you know that in previous video we did a summary of the poem An Elementary School Classroom in a Slum written by Stephen Spender. Hope you understood it very well. So today we are going to do the explanation of the poem in detail. Okay, and I will tell you it in Hindi. Let's start. फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. ध्यान से समझना, मैं हर एक शब्द को बहुत ही आराम से समझाते हुए चलूँगा, चाहे हमें इस पोएम के अंदर बहुत सारा समय क्यों ना लग जाए. फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. सबसे पहले इसको समझना है. गस्टी वेव्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये. गस्टी वेव्स. गस्टी वेव्स का मतलब क्या होता है? भीषण लहरें, प्रचंड लहरें, बहुत तेज उफनती हुई लहरें. जैसे समुद्र में आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर उठती हुई बहुत तेज लहरें आती हैं. अब यहां पर वो क्या कर रहा है? यहां पर कंपेयर कर रहा है वो गस्टी वेव्स कि फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर, बहुत दूर उन प्रचंड लहरों से. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे हैं. अब यहाँ पर वो प्रचंड लहरें किसको बोला गया है ये समझ लीजिए. प्रचंड लहरें यानी कि गस्टी वेव्स जो कहा गया है वो इस मॉडर्न वर्ल्ड को कहा गया है. ये जो अमीर, जो रिच पीपल है, जो उनका एक लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के लिए यूज़ किया गया है. कि जो एक अमीर लोगों की लाइफ स्टाइल होती है, जो लोग कैसे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जीवन जीते हैं, उसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर कवि क्या कहता है? कहता है कि दूर, बहुत दूर, ये उस आधुनिक संसार से ये बच्चे बहुत दूर हैं. बिकॉज दे आर लेफ्ट आउट, नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, दे आर अनवांटेड, दे आर माल नरिश्ड. So these guys, these children are far away from other rich people because they are living in slum areas. far, दूर, बहुत दूर. रिपीटिशन का यूज कर रहा है यहाँ पे कवि. The poet is using repetition. बार बार एक शब्द का दोहराना, इसको रिपीटिशन कहते हैं. फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर, बहुत दूर इन प्रचंड लहरों से. अर्थात ये जो आधुनिक संसार है, इस आधुनिक संसार से बहुत दूर. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, ये बच्चों के चेहरे हैं. क्योंकि इस आधुनिक संसार के अंदर जो बच्चे हैं, जो रिच पीपल हैं, उनके चेहरे पर खुशी है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है. पर यहाँ पर इन बच्चों के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई ऊर्जा नहीं है. वे निराशा से भरे हुए हैं. कवि जो है इन बच्चों का वर्णन करता है जो एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, जो एक झुग्गी क्षेत्र में स्थापित है, एक झुग्गी बस्ती में स्थापित है. कवि कहता है कि इन बच्चों के चेहरे बहुत ही सुस्त हैं और बिना किसी ऊर्जा के हैं. लाइक रूटलेस वीड्स, सिमली का यूज कर रहा है. पोएट किसका यूज कर रहा है? सिमली का यूज कर रहा है. कहता है लाइक के समान. क्योंकि लाइक, आपको ध्यान होगा कि सिमली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है? मेटाफर और सिमली में एक डिफरेंस है. सिमली के अंदर लाइक और एज का यूज करते हैं, जबकि मेटाफर में लाइक और एज का यूज कंपेयर करने के लिए नहीं किया जाता. और दोनों में ही कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है. जैसे रूटलेस वीड्स, लाइक सिमली का यूज हो गया. रूटलेस वीड्स, रूटलेस मतलब बिना जड़ के, वीड्स मतलब खरपतवार. अब समझ लीजिए इस बात को कि यहां पर कवि क्या कहना चाहता है. कवि कहता है कि जिस प्रकार से एक बहुत ही प्रचंड लहरें आती हैं, तेज गति से लहरें आती हैं, और उस तेज गति की लहर के अंदर ये जो खरपतवार यानी कि यूजलेस प्लांट्स जो होते हैं, उनकी बहुत गहरी जड़ें नहीं होती, वो उखड़ जाते हैं और उसके साथ में बह जाती हैं, दूर चली जाती हैं. तो ऐसे ही ये आधुनिक संसार जो है ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, परंतु ये छोटे बच्चे जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले हैं, ये कहीं पर भी उस प्रचंड लहर के सामने, अर्थात उस आधुनिकता के सामने नहीं ठहर रहे, एक रूटलेस वीड्स के समान. ये बहुत दूर हैं, बहुत परे हैं उस ज्ञान से, उस नॉलेज से. तो इसीलिए इसने यहां पर यूज किया है. मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं. फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर, बहुत दूर इन भीषण प्रचंड लहरों से. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन जो बच्चों के चेहरे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, जड़ विहीन खरपतवार के समान है. अर्थात ये आधुनिक संसार से ये बच्चे बहुत दूर हैं. जहां आधुनिक संसार के अंदर जो दूसरे बच्चे हैं, अमीर बच्चे हैं, उनके चेहरों पर ऊर्जा रहती है, वो ज्ञान से भरे हुए रहते हैं, परंतु उनकी वो ज्ञान वाली जो लहर है, उस आधुनिक संसार से ये बच्चे बहुत दूर हैं. इन बच्चों के चेहरे पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा
ऊर्जा नहीं है, ये बहुत ही सुस्त बच्चे हैं। अब कंडीशन बताई जा रही है कि कैसे हैं ये बच्चे। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, द हेयर जो उनके बाल हैं टॉर्न टूटे हुए, राउंड बिखरे हुए हैं, देयर पैलर, पैलर मतलब पीला पड़ा हुआ जो चेहरा है उस चेहरे के ऊपर। पैलर क्यों कहा गया? क्योंकि जब बच्चे का कुपोषण का शिकार होता है तो उसका चेहरा पीला सा पड़ जाता है। तो वो अननरिश्ड जो बच्चे होते हैं, कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं, ऐसा बच्चा है और उसके चेहरे के ऊपर बाल बिखरे हुए हैं, अर्थात उसने कॉम नहीं किया, नहाया धोया नहीं है, वो जैसा है उसी हालत में वहाँ पर आ गया है, ऐसी उसकी कंडीशन है। द टॉल गर्ल, तभी हमने क्या देखा कि एक उसी क्लासरूम के अंदर एक लंबी सी पतली सी लड़की भी वहाँ पर बैठी हुई है, विद हर वेट डाउन हेड, वेट डाउन वजन से झुका हुआ, हेड मतलब सर। अब वजन क्या उसके ऊपर भार रखा हुआ है? नहीं, उसके ऊपर भार नहीं रखा हुआ। कहने का मतलब क्या है कि द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, कि वो एक पतली दुबली पतली सी लंबी लड़की वहां पर बैठी हुई है अपने सर को नीचे झुकाए हुए। क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि वो दरिद्रता से भरी हुई है। यहां वो क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि वे अपनी उम्र के जो अन्य बच्चे हैं उन बच्चों की तरह ऊर्जा से भरे हुए नहीं है। इन बच्चों की तुलना अवांछित खरपतवार से की गई है और यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि ये बच्चे अनचाहे खरपतवार की तरह अनचाहे लगते हैं जो खेतों में अपने आप ही उग जाती है। तो ऐसे ही बच्चों की वर्णन दशा यहाँ पर वो कवि बता रहा है। कहता है कि उनके जो बाल है वो बहुत ही बड़े करीने से नहीं बनाए गए हैं, उनको कॉम नहीं किया गया है। टोन राउंड देयर पैलर, उनके पीले से जो चेहरा है, उनके फीके चेहरे पर ये बाल जो गिरे हुए हैं मानो वे फट गए हों, वो टूट गए हों। बच्चे अस्वस्थ हैं, उन्होंने अपने बालों को कंघी नहीं की है। फिर वो एक लंबी लड़की का वर्णन करता है जिसे गरीबी का बोझ लगता है। वहाँ पर उसका जो सर नीचे झुका हुआ है, ऐसा लगता है कि वो गरीबी के बोझ तले दबी हुई है। समझ रहे हो? तभी उसने क्या देखा, आगे देखा एक लड़का और बैठा है वहाँ पे। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेट्स आइज, पेपर सीमिंग, सीमिंग मतलब दिखने वाला, पेपर मतलब कागज के समान, अर्थात दुबला पतला सॉरी, अर्थात दुबला पतला। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेट्स आइज, मेटाफर का यूज हो रहा है। देखिए, पेपर सीमिंग बॉय, कागज के समान दिखने वाला, कागज के साथ तुलना की गई परंतु लाइक और एज का यूज नहीं किया, तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है? एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है मेटाफर का। द पेपर सीमिंग बॉय, वो कागज के समान दिखने वाला दुबला पतला बच्चा, विद रेड्स आइज, जिसकी आंखें जो है वो क्या है, बिल्कुल एक चूहे के समान अंदर की ओर धसी हुई हैं। अर्थात कवि का कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से वो लड़की का जो चेहरा है वो थकावट या शर्म के कारण झुका हुआ है, वहीं पर एक लड़का और बैठा है और वो इतना कमजोर और पतला है कि उसकी तुलना कागज की शीट के साथ में की गई है। लड़के की आंखें लालच को दर्शाती हैं, क्योंकि चूहा लालची होता है, वो हर चीज़ को देख करके वहाँ पर एकदम से झपट्टा मारने की कोशिश करता है, सब कुछ हासिल करना चाहता है। उसी के समान इसकी आंखें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। फिर वह एक और आगे छात्र का वर्णन करता है, ये समझ गए होंगे। द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स जनरल्स डिजीज। द स्टंटेड, बीमारी से ग्रस्त, एक बदकिस्मत जिसको कह सकते हैं। आगे एक छात्र का वर्णन करता है जो शारीरिक रूप से असक्षम है, अनलकी जो दुर्भाग्यशाली है, ईयर, ईयर का मतलब उत्तराधिकारी, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी हड्डियां जो है वो मुड़ी हुई हैं। ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई हैं, जिसकी हड्डियां बिल्कुल मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग, और वो बार बार उच्चारण कर रहा है, रिसाइटिंग मतलब बार बार बोलना, वो बार बार रिपीट कर रहा है। ए फादर्स गैंग्रील डिजीज, एक पिता की बीमारी के बारे में, उसकी एक विरासत में मिली हुई एक बीमारी के बारे में वो बात कर रहा है। अर्थात कहने का कवि क्या कहता है यहाँ पर, उसके बाद में कवि एक बार फिर वर्णन कर रहा है एक ऐसे बच्चे का जो शारीरिक रूप से असक्षम है।
अक्षम है। कवि कहता है कि वो लड़का बदकिस्मत है। क्यों बदकिस्मत है? क्योंकि उसे अपने पिता से एक बीमारी विरासत में मिली है। पिता से क्या मिला है? एक बीमारी मिली है विरासत में, जिसके कारण उसे विकृत शरीर मिला है, कोढ़ हो जाता है, शरीर झुक जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से अपाहिज कह सकते हैं हम उसको, कि वो अपाहिज है शरीर से। अपने पिता से कोई सुविधा प्राप्त उसने नहीं की है, तो उसकी बजाय उसे तो बस केवल विरासत में मिला, तो क्या मिला? एक बीमारी मिली है। और ये विकलांग लड़का अपनी बेंच पर बैठा है और अपना पाठ पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी को वापस से हम दोबारा करते हैं कि द स्टंटेड अनलकी ईयर। कवि कहता है द स्टंटेड, एक अवरुद्ध मतलब जिसकी ऊंचाई नहीं बढ़ी, जो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, जिसका विकास नहीं हो रहा है, तो अविकसित कह सकते हैं हम इसको, कि द स्टंटेड अनलकी ईयर, एक अविकसित सा दुर्भाग्यशाली ईयर, उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी हड्डियां जो है वो क्या है? मुड़ी हुई है। रिसाइटिंग, जो पढ़ रहा है, उच्चारण कर रहा है अपनी बेंच पर बैठा हुआ, ए फादर्स गैंड्रोल डिजीज़, एक पिता की एक विरासत में मिली हुई एक बीमारी का, गैंड्रोल मतलब विरासत में, विच ही गेट फ्रॉम हिज फादर, कि अपनी विरासत में मिली हुई बीमारी के बारे में जो है वो क्या कर रहा है? वो उसी से ग्रस्त वो बच्चा क्या कर रहा है? हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। आप इसको यहाँ से पढ़िए कि रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, कि वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है अपने पाठ को फ्रॉम हिज डेस्क, अपने मेज़ पर, अपने बेंच पर बैठा हुआ। ए फादर्स गैंड्रोल डिजीज़, कि उसकी हड्डियां जो है वो मुड़ी हुई है, किससे? अपने पिता से मिली हुई एक विरासत की बीमारी से। क्लियर है? एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। फिर वो क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि एक बच्चा जो कि पीछे की ओर बैठा हुआ है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, पीछे बिल्कुल मंद अंधेरे में बैठा हुआ एक बच्चा, कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, यानी कि एक डिम अंधेरे से घिरी हुई उस क्लास के अंदर एक पीछे की ओर एक बच्चा बैठा हुआ है, वन अननोटेड, कि जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, स्वीट एंड यंग, बहुत ही प्यारा और युवा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें हमेशा क्या है? लिव, रहती हैं किसके अंदर? ड्रीम, सपनों में खोई हुई। ऑफ स्क्विल्स गेम, एक गिलहरी के सपने, गिलहरी के समान, ठीक है, गिलहरी के खेल वाले सपने के अंदर वो जो है वो हमेशा रहता है। इन ट्री रूम, जो कि एक पेड़ के कमरे के अंदर गिलहरी जिस प्रकार से खेलती रहती है, कोटर जिसको बोलते हैं, कि एक पेड़ के अंदर छोटा सा एक सुराख बना हुआ होता है, जिसके अंदर गिलहरी आती है, वापस जाती है, ठीक है, सामान उठा करके लेके वापस से उस कोटर में, उस रूम के अंदर चली जाती है, फिर वापस चली जाती है। तो वो इस प्रकार से जो है वो क्या है? उसको देख रहा है, और वैसे ही सपने में खोया हुआ है। वो खुद अपने आप को उसी गिलहरी के समान आज़ाद रखना चाहता है। तो वो क्या है? सपने में खोया हुआ है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, बजाय इन सब चीज़ों के। यानी कि कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि कक्षा के अंदर पीछे मंद और अंधेरे क्षेत्र में एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था, जो कवि को दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात वो बिल्कुल अंधेरे के अंदर था, क्योंकि वह अंधेरे में बैठा था। कवि उस लड़के की आंखों को देख सकता था, और उसके लड़के की आंखें बहुत उज्जवल थी, वो सपने से भरी थी। वह क्लास पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह ट्री हाउस में गिलहरी के साथ खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, क्योंकि वो बाहर उसी प्रकार के गेम को वहाँ पर देख रहा था। यह है हमारे पास में फर्स्ट स्टेंजा, जिसके अंदर हमें उस क्लासरूम के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस फर्स्ट स्टेंजा को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपका हर संभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड स्टेंजा आता है। अब इस सेकंड स्टेंजा में क्या है? इस सेकंड स्टेंजा के अंदर पोएट अब उस क्लासरूम का वर्णन कर रहा है कि वो क्लासरूम कैसी है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, बच्चे उसके साथ में कैसे अपने आप को कर रहे हैं एडजस्ट। तो कवि अब यहाँ पर क्या कर रहा है? स्कूल की दीवारों के बारे में, वहाँ पे लगी हुई पिक्चर्स के बारे में वर्णन करता है। कहता है ऑन सोर क्रीम वॉल्स,
कि वो सोर, सोर का मतलब क्या है, वैसे तो सोर खट्टी होती है, भद्दी होती है, परंतु यहाँ पर क्या है, ऑफ वाइट कहेंगे, यानी कि जब जहाँ पर पेंट जो होता है वो खराब हो जाता है, पेंट उखड़ जाता है, उसको कहते हैं सोर क्रीम वॉल्स, यानी कि वो एक उखड़े हुए पेंट वाली क्रीम कलर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर डोनेशंस, डोनेशन मतलब दान, कि जो दान से बने हुए कमरे हैं और उन्हीं दान के द्वारा, लोगों के द्वारा दिए गए पैसे से उनके ऊपर रंग किया हुआ है शेक्सपियर्स हेड, और वहाँ पर क्या है, एक शेक्सपियर का हेड, हेड यानी कि सर अर्थात तस्वीर, हेड का मतलब यहाँ पे क्या है, पिक्चर, शेक्सपियर्स हेड यानी कि शेक्सपियर की तस्वीर वहाँ लगी हुई है। कवि क्या कह रहा है यहाँ पे, कवि स्कूल की दीवारों का वर्णन करता है, कहता है कि भी रंग में तो क्रीम है, जैसे कि खट्टा क्रीम का कलर हो, परंतु वो पेंट उखड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि दीवारें साफ नहीं है, हाल ही में उन्हें पेंट नहीं किया गया है, दीवारों को अलग अलग चार्ट और छवियों से ढका हुआ है। वहाँ पर क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, इसको समझना बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, कि जैसे कि पहले इसने कहा कि डोनेशंस, जहाँ पर क्या है, लोगों के द्वारा दिए गए दान से ये कमरे बने हुए हैं, शेक्सपियर्स हेड जहाँ पर शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है, अर्थात और भी दूसरी तस्वीरें यहाँ पर भी लगी हुई है। तो कवि कहता है कि दीवारों पर अलग अलग चार्ट और छवियों से ढका गया है जो अलग अलग लोगों द्वारा दान में दी गई होती हैं। आगे कवि कहता है कि शेक्सपियर की तस्वीर जो है वो उस दीवार पर लगी हुई है, उसका सिर जो है वो क्या है, गंजा है, बेल्ट, बेल्ट का मतलब गंजा, बताऊंगा, ये लाइन भी मैं बीच में आपको बताऊंगा, पर थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता दूं, हेड के बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कि शेक्सपियर्स हेड, बेल्ट यानी कि जो गंजा है, क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस बादलों रहित, एट डॉन, डॉन का मतलब होता है उषा काल, जब क्या है, सूर्य धीरे धीरे निकल रहा हो। अब यहाँ पर कंपेयर किया गया, ध्यान रखना, ये हेड के साथ में ही बात की जा रही है कि शेक्सपियर का जो सर है वो क्या है, गंजा है, आगे देखेंगे बेल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, शेक्सपियर का सर जो है वो गंजा है, जो कि क्या कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ में, सूरज के साथ में। कहता है कि जिस प्रकार से एक सूरज क्लाउडलेस बादलों रहित एट डॉन, डॉन का मतलब उषा काल के समय, प्रातः काल के समय जो बादलों रहित आकाश में ऊपर उठता है, सिविलाइज्ड डूम, जिस प्रकार से सभ्य गुंबद के आकार जैसा, राइडिंग ऑल सिटीज़ जो कि क्या है, सारे शहरों के ऊपर से होता हुआ आगे की ओर जाता है, ऐसे सूरज के समान उसका सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्लावरी जो फूलों से भरी हुई, टायरलोज वैली की एक, टायरलीज एक घाटी है जो बहुत ही सुंदर सी घाटी है फूलों से भरी हुई, उस घाटी के अंदर जिस प्रकार से गुंबद के ऊपर से होता हुआ सूरज जब निकलता है तो बहुत ही सुंदर सा दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये जो शेक्सपियर है ये गंजा है और इसका सर की तुलना उस सूरज के साथ की गई है। यानी कि दीवार पर शेक्सपियर का चित्र है, इसको समझ लीजिए, उसका सिर जो है वो गंजा है और वो क्षितिज पर उगते हुए सूरज की तरह दिखता है। प्रातःकाल के समय सूरज क्षितिज पर उदय हो रहा है और गुंबद के आकार जैसा यानी कि गोलाकार होता है, यह सभी शहरों से पीछे लगा हुआ लगता है, यानी कि यूँ लगता है जैसे शहरों से बहुत पीछे हो, परंतु वैसा ही इसका सर जो आधा गुंबद के समान जो है वो नज़र आ रहा है। क्लियर? मैं एक बार फिर इसको पढ़ता हूँ। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, कि उन ऑफ वाइट क्रीम कलर की दीवारों के ऊपर जो भद्दी हैं, जिनके ऊपर कलर नहीं किया गया है, हाल ही में उन्हें रंगा नहीं गया है, डोनेशंस वहाँ पर दान के द्वारा दी गई तस्वीरें लगी हुई हैं, छाया चित्र लगे हुए हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं, शेक्सपियर्स हेड उसमें से एक शेक्सपियर की तस्वीर भी लगी हुई है, क्लाउडलेस एट डॉन, और वो शेक्सपियर का जो सर है वो क्या है, यहाँ पे बैलेट लिखा है यानी कि गंजा है, क्लाउडलेस एट डॉन, वो इस प्रकार से लगता है जैसे कि बादलों रहित तो सुबह के समय, सिविलाइज्ड ड्यूम वो सभ्य है यानी कि शहरों के अंदर जो गुंबद बने हुए होते हैं उन गुंबद के समान, राइडिंग ऑल सिटीज़ जो कि शहरों के पीछे से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, ऐसा उसका सर नज़र आ रहा है, जैसे किसी एक बहुत ही फूलों से भरी हुई टायरलेज घाटी के अंदर वो सूरज निकल रहा हो। ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पर बिना सीमाओं के, ओपन हैंडेड किसको बोलते हैं, ओपन हैंडेड का मतलब जिसकी सीमाएं नहीं होती, ओपन हैंडेड मैप कि बिना सीमाओं के
वहाँ पर नक्शे लगे हुए हैं, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, जो घोषणा कर रहे हैं कि ये संसार उनका अपना संसार है। देखिए क्यों कह रहा है इसका, कि यहाँ पर वो जो मैप्स लगे हुए हैं, उन मैप्स में किसी भी प्रकार की सीमाएं नहीं है। पहले के समय राजा महाराजा जो सम्राट हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लालची होते थे, सीमाओं को बढ़ाते थे, वो अपने स्टेट को अपने बढ़ाने का हमेशा प्रयास करते थे, तो उनकी कोई सीमाएं नहीं होती थी और वो हर जगह को अपना अधिकार मानते थे। तो यहाँ पर जो नक्शा लगा हुआ है उसकी सीमाएं नहीं है, वो एक सीमा रहित नक्शे के समान है, जो ये घोषणा करता है कि ये संसार उनका संसार है, इन बच्चों का संसार नहीं है। तो इसी को कहा उसने ओपन हैंडेड मैप। वहाँ पर क्या है, एक ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है, सीमा रहित नक्शा लगा हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, कि ये संसार उनका अपना संसार है। एंड येट, और उसके बावजूद भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, देयर वर्ल्ड, यही उनका संसार है। नॉट दिस मैप, ये जो नक्शा है ये उनका संसार नहीं है, क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं सकते। नक्शा तो संसार का है जो बाहर बहुत ही सुंदर चीज़ों से भरा हुआ है, परंतु ये बच्चे नहीं जा सकते। इसलिए कवि ने कहा है कि ये संसार, ये नक्शा जो है, ये नक्शा अर्थात ये संसार उनका संसार नहीं है, क्योंकि इनका संसार तो ये बस खिड़कियां हैं जिनके अंदर से झांक करके वो बाहर देख लेते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंट विद ए फॉग, कि जहाँ पर उनका पूरा जो भविष्य है पेंटेड, वो रंगा हुआ है विद ए फॉग, एक कोहरे के साथ में। क्या कहना चाहता है कवि, उसको समझ लीजिए। कवि कहता है कि वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध टायरोली घाटी है और उसकी एक तस्वीर है जिसमें सुंदर फूल हैं। एक मानचित्र की छवि, यानी कि एक मैप जो है वो वहाँ पर लगा हुआ है, जो सभी को अपने तरीके से मदद करता है। सभी उसे वहाँ पर अपने अपनी जगह को देखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए दुनिया का नक्शा अप्रासंगिक है, वो अनरिलेटिव है, वो उनके काम का नहीं है, क्योंकि वे जिस झुग्गी में रहते हैं वह नक्शे में कहीं दिखाई ही नहीं गई है। उस दिखाए गए नक्शे से वो बिल्कुल अलग है। उनकी दुनिया केवल वही है जो वो कक्षा की खिड़की से बाहर देखते हैं, वही झुग्गी बस्ती। उनका भविष्य अंधकार से भरा है, क्योंकि उनके भविष्य की तुलना एक बहुत ही संकीर्ण सड़क से की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि उनके भविष्य की तुलना एक बहुत ही संकीर्ण सड़क से की जाती है, जिसका अर्थ है कि उनके भविष्य के विकास के लिए कोई व्यापक गुंजाइश उपलब्ध ही नहीं है। ये बच्चे ज्ञान और शिक्षा के उज्जवल प्रकाश से बहुत दूर हैं। तो इसीलिए उसने कहा कि फ्यूचर जो है वो पेंटेड ए फॉग, वो कोहरे से ढका हुआ है। और फिर आगे कहता है कि ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, कि ए नैरो स्ट्रीट, एक संकरी सी गली, सील्ड बंद हो जाती है विद ए लेड स्काई, एक उस खुले आसमान के अंदर। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो कि बहुत दूर है, अर्थात उनका वो संसार, उनकी वो झुग्गी बस्ती, उसका वो क्लासरूम, वो केवल इस संसार से बहुत दूर है, जो कि बंद है, चारों तरफ से बंद है। ए नैरो स्ट्रीट, वहाँ पर तो बस केवल एक संकरी सी गली है जो आगे जाकर के बंद हो जाती है इस खुले आसमान के नीचे। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो दूर है, बहुत दूर है, किससे, नदियों से, कैप से, स्टार्स, इन सितारों से, ऑफ वर्ल्ड, इस संसार के। मतलब कि इस ज्ञान से, शिक्षा से, नॉलेज से वो पूरी तरह से वंचित हैं, बहुत दूर हैं। कवि यहाँ पर यही कहना चाहता है कि ये जो बच्चे हैं वो शिक्षा से, ज्ञान से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इनका संसार तो बस केवल वही कक्षा कक्ष और वो झुग्गी बस्ती है, इससे बाहर ये कभी नहीं जा सकते। तो ये थे हमारा सेकंड स्टेंजा। तो इस वीडियो में हमने 2 स्टेंजास किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों स्टेंजास आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप मुझसे मैसेज के माध्यम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको पॉजिटिवली आंसर दूंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।